नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रीतिबद्ध काव्यधारा है, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको रीतिबद्ध काव्यधारा की जो विशेषता है, रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीति मुक्त कवियों का परिचय दीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रीति मुक्त कवि है, यहाँ पर दोस्तों आपको रीति मुक्त कवियों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनवादी कविता की प्रवृत्ति स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जनवादी कविता है, जनवादी कविता की जो प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको जनवादी कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो समकालीन कविता की प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिवादी काव्य है, प्रगतिवादी काव्य की जो भावगत विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति के जन्म काल के संबंध में विभिन्न मतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यापति हैं, विद्यापति के जन्म काल के संबंध में जो विभिन्न मत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर विद्यापति के जन्म काल के संबंध में विभिन्न मतों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन बताना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। यहाँ पर दोस्तों नौवां क्वेश्चन बताना है कि जो सूरदास है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कवितावली में छंदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो कवितावली है, कवितावली में छंदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कवितावली में छंदों की संख्या कितनी है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन में बताना है कि जो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई में कितने छंद है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको 12वां क्वेश्चन का बताना है कि जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत है, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी जो महादेवी वर्मा के काव्य हैं, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मवीर भारती की भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि धर्मवीर भारती की भाषा है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको धर्मवीर भारती की भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद की भाषा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो घनानंद है, घनानंद की जो भाषा है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको घनानंद की भाषा पे क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो बिहारी है, बिहारी की जो भाषा है, यहाँ पर दोस्तों पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको बिहारी की भाषा पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए। यानी जो कबीर की भाषा है, यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर कबीर की भाषा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की
समन्वय भावना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि जो तुलसी की समन्वय भावना है, 7वें क्वेश्चन के अंदर आपको तुलसी की समन्वय भावना पर क्या करना है, संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो लोक संवेदना के कवि है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो लोक संवेदना कवि है, इसको क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, यहाँ पर क्या करना है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए क्या करना है, एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी नवगीत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो हिंदी नवगीत है, यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी नवगीत का स्वरूप स्पष्ट करना है और हिंदी नवगीत का स्वरूप स्पष्ट करने का करना है, इसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो प्रसाद जी हैं, प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो घानानंद है, घानानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, उपयुक्त उदाहरण क्या करना है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा इस कथन की पुष्टि करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागमती के विरह वर्ण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो नागमती है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर नागमती के विरह वर्ण की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की भक्ति पद्धति का सुधारण विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है तुलसी है, तुलसी की जो भक्ति पद्धति है, यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसी की भक्ति पद्धति क्या करना है, सुधारण विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखनाथ की काव्यगत विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं का करना है, संक्षिप्त में विवेचना करना है। दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को इस किताब से शीर्ष में करके नोट कर लीजिए और इन तीनों तरह के प्रश्नों को याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।